जी। तो मैं ये कह रहा था कि अब आपके पेपर में 10 दिन बचे हैं ना तकरीबन। ठीक है, आज हो गया 13 और 14 दिन बचे हैं, 13 ही दिन समझ ले। तो अब आप लोगों को करना क्या है, ठीक है, उस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। इन 13 दिनों में आपको क्या करना है, ठीक है। चलो, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये जितने यूनिट्स हैं, है ना, जैसे यूनिट 1 है, ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ठीक है, उसके बाद यूनिट 5। अब इसको छोड़ दीजिए आप, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, इसको छोड़ दीजिए। यूनिट 9, यूनिट 11, ठीक है, 12, 13, 15, है ना। ये 15 यूनिट आपके हैं। अब इसमें आपको क्या करना, कौन सा यूनिट है जो सबसे इजी आपके लिए है रिवीजन करना, बताएं सबसे इजी कौन सा यूनिट है। 15 नंबर। 15। 15 नंबर है ना, 15 नंबर सबसे इजी। आप मुश्किल से आप 15-20 मिनट बैठेंगे, ये सब आपको ये टर्मिनोलॉजीज याद हो जाएंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 नंबर यूनिट आज कंप्लीट कर लेना है। अभी क्लास खत्म होगी, 15 नंबर यूनिट आपको याद हो जाना चाहिए, खत्म। ठीक है, 15 नंबर यूनिट को छोड़ देना। उसके बाद देखें जो सबसे छोटा यूनिट है वो कौन सा है, ये वाला, यूनिट 1। अस्सलाम एक वालेकुम नंबर। सलाम। एक नंबर। यूनिट 1 है ना, यूनिट 1 और यूनिट 3, ये दोनों यूनिट सबसे छोटे हैं, है ना, 15 के बाद। इन थ्री दोनों फोर फाइव। यूनिट, एक मिनट, पहले मेरी बात सुन रहे हैं ना। इन दोनों यूनिट्स को, यूनिट 1 और यूनिट 3 को, है ना, कल आप किसी टाइम बैठें, 1 घंटा दें, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद क्या बचेगा, जो आपका बच गया यूनिट 4। और क्या है, यूनिट 4, उसके बाद ये वाला यूनिट जो है यूनिट 14, है ना। यूनिट 4 और यूनिट 14 ये भी आपको कल करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 4 और 14। ठीक है, और क्या करना है कल, 4, 14 और 1 एंड 3। ये यूनिट सबसे छोटे हैं, ये सब मुख्तसर यूनिट है, इनको आपको कल खत्म कर देना है। समझ रहे हैं, बताएं। मैं सिर्फ तैयारी करने के लिए आपको बता रहा हूँ, है ना, कि आप किस तरह से 10 दिन में सबको कवर कर सकते हैं अच्छे से, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इनको जब आप कवर कर लें उसके बाद बच जाता है, कौन कौन सा यूनिट बताएं। उसके बाद बच जाता है यूनिट 5, है ना, ये सॉरी, यूनिट 2। यूनिट 2, देखें शायरी वाला कौन कौन सा यूनिट है, यूनिट 2 है। उसके बाद कौन सा यूनिट है शायरी वाला, यूनिट 9, है ना। और शायरी वाला कौन है, 10। बस यही 3 है ना। 3 आपके पोएट्री वाले यूनिट है, कौन कौन से, 2, और बताएं, और कौन से हैं पोएट्री वाले। 2, 9, 10। 2, 9 एंड 10। 10, ये 3 यूनिट आपके पोएट्री वाले हैं। ठीक है, इसको आपको कवर कर लेना है जितनी जल्दी हो सके, है ना, ये तीनों पोएट्री हो गई, ये पोएट्री, समझ गए। उसके बाद देखें प्रोज वाला यूनिट कौन कौन सा है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएं। प्रोज वाला यूनिट कौन कौन सा है, ये देखें यूनिट 5, ठीक है, 5। 5 और 11 है ना, 5, 11। 5 और 11। ठीक है, ये दोनों हैं, ये हैं प्रोज। ठीक है, ये प्रोज है ना। उसके बाद देखें ग्रामर क्या है, 12, 12 ग्रामर है, और 13 आपका क्या है, रेटरिक। ठीक है, अब इन दोनों में इजी कौन सा है आपके लिए, इजी कौन सा है, देखें, इजी है आपके लिए ग्रामर को कवर करना, है ना। मोरब मबनी है, बहुत 12। आसान है। मोरब किसको कहते हैं, मबनी किसको कहते हैं। अब मोरब के अंदर क्या क्या किस्में होती हैं, मबनी के अंदर क्या क्या किस्में होती हैं, वो आपको पता है। ठीक है, उसके बाद अफ़ाल नाक़सा बहुत आसान है, हुरूफ मुशब्बा बिलफिल बहुत आसान है।
नवासिब और जवाजिम मुजारे क्या क्या हैं, आप आधा घंटा देंगे, रिवीजन हो जाएगा। मफाइल खमसा मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि आप कैसे चीजों में फर्क पैदा करेंगे, है ना। म्यूट कर लें, आप कौन है, म्यूट कर लें प्लीज, बैक में बहुत आवाज आ रही है। ठीक है। उसके बाद जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया है ना। तो ये सब जितने भी हैं ये बहुत आसान यूनिट है ग्रामर का। ठीक है, अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हो रिवीजन करने में, मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं। नोट्स से बेहतर है कि आप वीडियो से रिवीजन कीजिए, क्योंकि जो बात आदमी सुनता है वो ज्यादा याद रहती है उसको। ठीक है, तो अब उसमें क्या करना है, वीडियो में मैं बहुत धीरे बोलता हूँ, तो आपको पता है कि यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है कि आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, है ना। 2x तक बढ़ा सकते हैं, यानी दुगनी स्पीड कर सकते हैं। अगर 1 घंटे की क्लास है तो उसको आप आधे घंटे में भी देख सकते हैं, दुगनी स्पीड बढ़ा करके। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, कहीं पे अगर आपको डाउट हो आप वीडियो देखिए, उसको कवर कर लीजिए। प्रोज एंड पोएट्री को आप कोशिश कीजिए कहाँ से पढ़ने का, जो टेक्स्ट मैंने दिया है वहां से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब फोकस किन चीजों पे करना है प्रोज पोएट्री को पढ़ने में, मैंने आपको बताया था किन किन चीजों में फोकस करना है, बताएं, कोई बताएं। सर वाहिद तस्निया जमा और उसका माना, ठीक है, अस्सी का बाब उस बहस। देखें सबसे पहले जो आप प्रोज पोएट्री में सबसे पहली चीज जो आप पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे कि इसका लिखने वाला कौन है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, मुसन्निफ। नंबर 2 पे आप क्या देखेंगे कि ये किस किताब से लिया गया है, क्या देखेंगे, बताएं, किस किताब से लिया गया है। तीसरे नंबर पे आप क्या देखेंगे कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं, है ना, ये इसका मौजू क्या है। मौजू से मुराद क्या है मेरी, कि वो किस्सा कसीरा है, या वो सिर्फ किस्सा है, या वो क्या है ना, ये असल मतलब है मेरा कहने का। जैसे यहाँ पे देखें अद्दफीनुस सगीर अल अय्याम, तो अल अय्याम क्या है, चरा तो जाती है। सीरा जातिया, है ना। तो ये जाती है। हाँ यही हुआ मौजू, तो इसका मौजू अल अय्याम का सीरा जातिया है। अल मुजरिम जो है वो सिर्फ एक कहानी है ना। अद्दफीनुस सगीर जो है वो है, क्या है बताएं, कोई कहानी है। वो भी कहानी है। कुंतु शेखन फी शबाबी क्या है, ये भी कहानी है। सीरत जातिया है ना। कुंतु शेखन फी शबाबी क्या है, सीरत जातिया है ना औकात की। ठीक है, तो इसी तरह से आपको देखना है कि इसका सिन्फ क्या है। जैसे किताब जुबैद व जवाबी, ये क्या है, रिसाला। रिसाला है ना, रसाइल के अंदर आता है। ठीक है, इस्लाम व अबीज़र ये एक हदीस है। ठीक है, अलक़दा वल क़द्र एक किस्सा है, आक़िबतुल हसद भी किस्सा है। तो बस ये देखना है आपको कि ये किस सिन्फ से ताल्लुक रखता है। ठीक है, तो तीसरी चीज आपने क्या देख ली कि इसका मौजू क्या है ना, ये हो गई तीसरी चीज। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि इस अगर कोई कहानी है तो उसके अंदर किरदार क्या क्या है, क्या देखना है, बताएं, किरदार, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे अलक़दा वल क़द्र है, उसके अंदर कितने किरदार हैं इंपॉर्टेंट, 4। 4 कैरेक्टर्स है ना, 4 लोग रहते हैं। ठीक है, एक किसान का बेटा रहता है, एक कौन रहता है बताएं, एक किसान का बेटा, एक ताजिर का बेटा, एक शरीफ का ताजिर, एक बेटा, शरीफ, बादशाह एक का बेटा। बादशाह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये 4 किरदार हैं। तो इसी तरह से आपको देखना है कि किसी कहानी के अंदर मेन कैरेक्टर्स कितने हैं और कौन कौन हैं। ठीक है, तो चौथी चीज क्या है, किरदार को देखना है। और ये बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, बहुत आसान है, आप एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अब आ जाए कि उस कहानी के अंदर जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो उस टेक्स्ट में आपको देखना है कि किसी लफ्ज का वाहिद क्या है ना, वाहिद, जमा, तस्निया। ठीक है, ये सारी चीजें, वाहिद, सर जमा, है ना। जी, सर आकिबतुल हसद और इस्लाम अभी जर ये क्या है? इस्लाम और मौजू अबीज़र जो है वो, ये हाँ हदीस है। इस्लाम और अबीज़र तो हदीस है ना, हदीस से माखूज है वो। उसके बाद आकिबतुल हसद भी क्या है, किस्सा है। हासिद का अंजाम क्या होता है, हसद करने का अंजाम, तो उसके बारे में किस्सा है। ठीक है, हो गया। और आपको क्या देखना है कि अगर कोई फेल है, ठीक है, तो वो उसका मुजारे क्या है, मस्तर क्या है, ये सारी ये मोटी मोटी चीजें हैं और कुछ नहीं। इसी तरह कुछ अल्फाज का आप वर्ड मीनिंग देख सकते हैं, जैसे इब्नो अक्कार किसे कहते हैं, है ना। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं जो थोड़ा हार्ड टाइप के होते हैं, जिनका मीनिंग आसान नहीं होता है, तो उसका आप तर्जुमा देख सकते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो अल्फाज, माना।
एक प्रोज को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये सारी चीजें कम से कम जहन में रखनी होती हैं। समझ गए? ठीक है, समझ गए ना कैसे आपको रिवीजन करना है, बताएं। जी जी। तो एक प्रोज को पढ़ते हुए आपको ये सारी चीजें जहन में रखनी है। क्वेश्चन जो बनते हैं इन्हीं चीजों में से उठा के बनाए जाते हैं। कोई बहुत डीप क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। आपको ऐसा थोड़ी है कि बोल दिया जाएगा आकिबतुल हसद के ऊपर एक मजमून लिखिए या आकिबतुल हसद का खुलासा लिखिए, ये तो नहीं आएगा, है ना। आपसे उसी कहानी के अंदर से कोई कैरेक्टर पूछ लेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी तरह से बनाए जाते हैं। बहुत हार्ड नहीं होगा। अगर आप इन चीजों को कवर कर लेंगे तो आपके लिए एग्जाम बहुत आसान होगा। ठीक है, चले। अब उसके बाद जैसे ये वाला यूनिट है ना, प्रोज ऑफ इस्लामिक पीरियड। तो इसमें जितनी सूरतें हैं, तो ये सूरह मक्की है, मदनी है, कितनी आयतें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, है ना। आयात, और क्या देखना है कि मक्की है कि मदनी है ना, मक्की मदनी। और क्या देखना है कि इसका मौजू क्या है सूरह का। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सब हमने बताया था आपको क्लास में। और बाकी जो मदरसे के पढ़े हुए लोग हैं उनको सारी बातें पता ही होंगी। ठीक है, उसके बाद अल्फाज माना आप देख लें कि फलक का माना क्या होता है। ठीक, इन नशानिया का हुआ अबतर, तो अबतर का माना क्या होता है। तो ये अल्फाज के कुछ माना आप देख सकते हैं। खुतबतु अबी बकर में भी आपको यही सारी चीजें देखनी और कुछ नहीं। ठीक है, चलें। उसके बाद ये जो है ना, ये सब मदह रिसा हिजा, इनका आपको क्या करना है, बताएं क्या करना है आपको। हमने बताया था आपको इनकी डिफिनेशन याद करनी है। तारीफ कहते किसको हैं, खिताबा किसे कहते हैं, वसाया किसे कहते हैं। तो आपको क्या करेगा, वहां पे एक तारीफ लिख करके दे देगा एक क्वेश्चन में, और पूछेगा बताइए ये किस चीज की तारीफ है, खिताबा की है, वसाया की है, अमसाल की है, हिकम की है, किसकी तारीफ है। ठीक है, तो आपको उस तारीफ को जहन में रखना होगा, और वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। तो आप नोट्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे दोबारा से, तो आपको चीजें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, चलो। और आपको क्या देखना है, जैसे मकामा है तो मकामा में कौन मशहूर है ना। मकामा के अंदर कौन मशहूर है, मकामा की थोड़ी सी हिस्ट्री जो हमने आपको बताई थी। ठीक है, वही, ज्यादा डीप में नहीं, बस ऊपर ऊपर की चीजें। ठीक है ना। चले, अब आ जाए हिस्ट्री के पार्ट के ऊपर। हिस्ट्री का जो आपका पार्ट है, हिस्ट्री का जो पार्ट है, इसमें आपको क्या करना है, कुछ राइटर्स को आप चुन लीजिए कि हमको पहले इनको पढ़ना है। हर दौर के जो मशहूर राइटर हैं, जैसे मैंने आपको नोट दिया, एक तो वो बहुत मुख्तसर में बहुत सारी चीजें हैं उस नोट के अंदर, उसमें से भी आपको क्या करना है, जो मशहूर राइटर हैं उनको उठाना है ना। जैसे आप असर जाहिली अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे हैं, जैसे उमैया बिन सल्त है ना, उमैया बिन सल्त है, और भी लोगों के नाम लिखे हुए हैं। वो बहुत ज्यादा, उतने ज्यादा मशहूर नहीं है, तो उनको आपको बैक कर देना है। ठीक है, उनको पीछे छोड़ दीजिए, एक आध बार देख लीजिए काफी है। ज्यादा फोकस किस पे करना है, जो मशहूर हैं। जैसे असर अब्बासी में आते हैं तो उसमें जो लोग मशहूर हैं, बदिउज्जमा हमदानी है, जाहिज है, इब्नुल मुक़फ़्फ़ा है, ठीक है, इब्नुल अमीद है, काजी फाजिल है। मुस्तकबिल बुर्द हैं। तो जो मशहूर लोग हैं उन पे आपको टाइम देना है। जो मशहूर लोग नहीं हैं उनको बस एक आध बार देख लीजिए, काफी है, ज्यादा उसमें टाइम नहीं दीजिए। ठीक है, इसी तरह इस्लामी दौर में आए, अल इस्लाम फिल हिंद, इस वाले में, तो इसमें भी आपको क्या करना सर, है, जैसे अब शाह। अल अब अल अब्बा उन्दुलुस या तुर्की, ये दोनों जो नहीं है यहाँ पर साथ, तो क्या वो दोनों पे पढ़ना होगा? देखिए, उंदुलुसी तुर्की इसमें नहीं दिया हुआ है, तो उसको आपको ज्यादा पढ़ने, एक आध बार देख लीजिए, क्योंकि एक आध क्वेश्चन इधर उधर से छिट छिटा के कहीं दे दे तो दे दे, जो मशहूर चीजें होती हैं, ठीक है, जी वो सिलेबस में नहीं भी होता तब भी पूछ लेते हैं। जैसे ठीक। इब्न अब्द रब्बी की किताब है इक़्दुल फरीद, बहुत मशहूर है। ठीक है, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, हिस्ट्री के नाम पे पूछ सकता है कि इब्नुल फरीद किसकी किताब है बताइए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मशहूर है। इसी तरह इब्न हज़्म अंदलुसी की किताब है तौक़ुल हमामा, बहुत मशहूर है। तो वो अंदलुस हमारे दौर इसमें नहीं है सिलेबस में, लेकिन पूछ सकता है। तो उसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, जो मशहूर चीजें हैं ना बहुत ज्यादा, उसी को बस देखिए, ज्यादा उसमें डीप में मत जाइए। ठीक है, किताबों के नाम जो मशहूर किताबें हैं दो चार, उनको देख लीजिए, काफी है। इसी तरह इस्लामी पीरियड में अब जैसे शाह वलीउल्लाह बहुत मशहूर है ना, तो उनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। जो नोट्स में दिया हुआ है उतना काफी है, उससे ज्यादा आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो बस इसी तरह आपको करना है और कुछ नहीं करना है ना। चलो।
तो ये आप रिवीजन करना शुरू करेंगे, इस तरह से अगर करेंगे तो मुश्किल से अगर आप डेली 2 घंटा 2.5 घंटा भी देंगे इसके ऊपर, तो आराम से एक हफ्ते में आपको सारा यूनिट कवर हो जाएगा। लेकिन इतना टाइम देना होगा। अब ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल फ्री हो जाएं कि चलो देखेंगे, एग्जाम के दिन देखेंगे, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं, हमने देखा है। ठीक है, आपकी सलाहियत बहुत अच्छी हो तब भी आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए ठीक से। समझ रहे हैं, बताएं। जी सर। पढ़ता हूँ सर, 2 दिन से बहुत लेबर देता हूँ। हाँ, हाँ, और तो पढ़ेगा। 2 घंटे 2.5 घंटे जरूर दीजिए, है ना। बिल्कुल जरूर दीजिए। अब देखें, आपका बेटा है हाँ, अब ये जो पेपर है जिसको टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, इसमें 50 मार्क्स का होगा, है ना। ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले तो आप ये जान लें कि आपको कितने नंबर लाने हैं। 70 नंबर लाने हैं, ये आपको आप लोगों को पता है, बताएं। 75 सर। 75। सॉरी, सर। हाँ, सर, जनरल। जी। 15 नंबर के बारे में थोड़ा बताइए ना। यूनिट 15 को ये कैसे याद करेंगे? देखिए, यूनिट 15 में सिर्फ टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, जैसे कुव्वतुल अमन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तैरानुल मदनी को रईसुल वज़रा कबीरुल वज़रा, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब यहाँ पे इंग्लिश वर्ड्स दिए हुए हैं और इसको अरबी में क्या कहते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। समझ गए। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि कुव्वतुल अमन की डिफिनेशन क्या है, वो हमको बतानी पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टी की डिफिनेशन क्या है, वो बतानी पड़ेगी। डिफिनेशन नहीं पूछा जा रहा आपसे, समझ रहे हैं। सिर्फ ट्रांसलेशन है ये, फ्रॉम अरबिक इनटू इंग्लिश, या उर्दू। उर्दू भी पूछ सकता है ना। तो उर्दू तो आप बता ही देंगे, उर्दू में तो कोई मसला ही नहीं। इंग्लिश और अरबी, ये दोनों चीजें मैंने नोट्स में बना करके आप लोगों को दे दी थी, देखा था आप लोगों ने, बताएं। जी सर। देखा। हाँ, तो वो मैंने देखा बना था। करके दे दिया था, जी सब सर, वो देखा सारे था। उसमें लिखे हुए हैं, सारे उसमें लिखे हुए हैं, उसमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलो। तो अब देखें, इसमें आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। 100 क्वेश्चन तो आपके अरबी के ही होंगे, है ना। अरबी के ही 100 होंगे इसमें, है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि अरबी में ही आप 75 प्लस कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको इस पेपर के चक्कर में रहना ही ना पड़े, है ना। तो आप इस तरह से तैयारी कीजिए कि आपको अरबी में ही 75 प्लस क्वेश्चन हो जाए। और जिस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर आपने जिस तरह मैंने बताया उस कर लिया, तो आप आराम से 80 85 90 तक कर लेंगे 100 में से। ठीक है। तो अब देखें, अगर आपको फिर भी दिक्कत हो, परेशानी हो सकती है किसी को। ठीक है, तो आप क्या करें, टीचिंग में जिन लोगों ने बीएड कर रखा है, आप में से सारे जी सर। जी सर, मैंने सर। लोग बीएड किया हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ एग्जाम देना आवाज कट रही है। है। तो दोनों तरह के लोग हैं, कुछ ऐसे होंगे जो जिन्होंने पढ़ा होगा बीएड में। तो जिन लोगों ने बीएड में पढ़ा होगा, क्लास की होगी, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, जैसे टीचिंग मीनिंग क्या होता है, प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है टीचिंग का, तो ये सब आप लोग, आवाज कट हो रहा है। ये सिर्फ एग्जाम होता है, ऐसे भी कॉलेज होते हैं बहुत सारे। तो उन लोगों को मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, सिर्फ उसको देख लीजिएगा, बाकी कुछ मत देखिएगा। जैसे ये ब्लूम टेक्सोनॉमी है, इसको देख लीजिएगा। समझ रहे हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी देख रहे हैं ना ये। मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ। क्वेश्चन आता ही आता है, समझ गए। देखें, ये वाला जो पार्ट है ना, क्वालिटीज ऑफ टीचर, इसमें से किस तरह के क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ये क्या करते हैं, एक मिसाल देंगे, एक एग्जांपल देंगे। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि आपकी क्लास में 5 बच्चा है ना। अब 5 बच्चों में से 2 बच्चा ऐसा है जो बहुत ज्यादा बदमाश है। तो आप उसको क्या करेंगे, क्या आप उसको पनिशमेंट देंगे, उसको मारेंगे, ये क्या आप उसको स्कूल से निकाल देंगे, है ना। क्या आप उसको अपने रूम में बुला करके समझाएंगे, है ना, या आप उस पर ध्यान ही नहीं देंगे कि जो करना है करो, क्या करेंगे आप। तो इस तरह के क्वेश्चन दिए। अब आपसे मैं पूछूं कि आप क्या करेंगे, बताएं। अगर ये 4 ऑप्शन हो तो आप क्या करेंगे। सर, अलग से रूम में जाके बुला के समझाएंगे। समझाएंगे। बुला करके समझाएंगे, है ना। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वालिटीज ऑफ टीचर में। ये देखते हैं कि आपके अंदर टीचर बनने की क्वालिटी है कि नहीं है।
ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और एक बात याद रखिएगा मारने कि वाला पनिशमेंट वाला तो क्वेश्चन एक भी नहीं होगा सर। पनिशमेंट वाला या कहीं भी अगर ऐसा ऑप्शन आए, पनिशमेंट वाला मारने वाला तो क्वेश्चन नहीं होगा। अगर कहीं भी ऐसा ऑप्शन आए कि आप बच्चे को कोई नुकसान हो रहा हो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से, तो कभी भी उस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कीजिएगा। समझ रहे हैं? कोई भी ऐसा ऑप्शन हो जिसमें बच्चे का नुकसान हो, जैसे उसको आप स्कूल से भगा दें तो भी बच्चे का नुकसान है, आप बच्चे पे ध्यान ही ना दें, उसको छोड़ दें कि जो करना है करो, ठीक है, तो भी बच्चे का नुकसान है ना। तो कहीं पर भी अगर बच्चे को नुकसान हो रहा है तो वो ऑप्शन कभी सिलेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए जो बहुत लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत आइडियल है, तो आप अपने दिमाग से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखें, ये सर देखें, बच्चों को इम्पोर्टेंट देना है। हाँ बच्चों को इम्पोर्टेंस देना है ना, बस ये समझिए कि आपका भतीजा है जिसके बारे में पूछा जा रहा है, या आपका बेटा है, तो उसको आप जैसे पढ़ाएंगे, बस उसी तरह आपको हर बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग। कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से पढ़ाई में बाधा आती है, ठीक है, उनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, है ना। कौन कौन सी चीजें होती हैं जिससे क्या होता है, पढ़ाई में, सीखने में, बच्चों को सीखने में या टीचर को पढ़ाने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में पूछा जाए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट। उसके बाद क्या है, ये वाला टीचिंग एड्स एंड हैंड ऑन लर्निंग। तो हैंड ऑन लर्निंग को छोड़िए, ये जो टीचिंग एड वाला पार्ट है ये भी इम्पोर्टेंट है, कि आप पढ़ाई के दौरान किन किन चीजों से मदद लेते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड है ना, डिजिटल बोर्ड है, आप डिजिटल बोर्ड की मदद लेते हैं, है ना। इसी तरह आप क्या करते हैं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए फोटो बना करके समझाते हैं, है ना, फोटो बना करके समझाते हैं ताकि बच्चे को जल्दी समझ में आ जाए। तो कोई, लेसन प्लान। हाँ ले, कोई म्यूट कर लें भाई, इधर उधर बात करनी हो म्यूट कर लिया करें प्लीज, दिक्कत होती है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जिससे पढ़ाने के दौरान आप मदद हासिल करते हैं वो सब टीचिंग एड्स के अंदर आता है। समझ गए? तो बस यही सब है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जो आप पढ़ लीजिए तो काफी है आपके लिए। ठीक है, अब जैसे ये माइक्रो टीचिंग है, इंस्ट्रक्शन एनालिसिस, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन ये सब नहीं बनाते, बहुत ऊपर ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन ये लोग बनाते ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें टीचिंग मेथड क्या क्या होता है। टीचिंग मेथड, मेथड का मतलब क्या होता है, कोई बताएं। सोच। नहीं नहीं, कोई बताएं जो बीएड कर चुके हैं, अच्छे से अच्छी जगह से बीएड की है, वो बताएं क्या होता है टीचिंग मेथड। सर पद्धति बोलते हैं सर, रूल्स, नियम नियम। देखें टीचिंग मेथड का मतलब होता है टूल्स, है ना, टूल्स, टूल्स या डिजाइन। टीएलएम सर, टीएलएम बोल रहे हैं, टीचिंग लर्निंग। हाँ टीएलएम ठीक है। तो अलग है सर, टीचिंग हाँ, लर्निंग। तो अब देखें इसमें क्या होता है, टीचिंग मेथड जो है इसके अंदर क्या होता है कि आप पढ़ाने के लिए कौन कौन सा तरीका यूज करते हैं। ठीक है, एड्स में और मेथड में क्या फर्क है वो मैं आपको बता, एड्स के अंदर आप ये देखते हैं कि क्या मदद लेते हैं, आप ब्लैक बोर्ड से मदद लेते हैं, डिजिटल बोर्ड से, इससे उससे। तो यहाँ पे उन चीजों के बारे में बात होगी जो फिजिकल हो और उससे आप मदद लेते हैं। मेथड में बात होगी कि आपके पढ़ाने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के लिए बच्चों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए आप क्या क्या रास्ता इख्तियार करते हैं। तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में बात होगी, और किस टाइप का क्या फायदा है क्या नुकसान है उसके बारे में भी बात होगी इसमें। ठीक है, तो आपको पता है लेवल ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, बताएं कोई, लेवल ऑफ टीचिंग क्या क्या होते हैं। 3 लेवल होता है टीचिंग का, है ना, एक मेमोरी लेवल होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा, रिफ्लेक्टिव, नहीं रिफ्लेक्टिव तो सबसे लास्ट में होता है, दूसरा क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, हाँ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग होता Understand. है ना, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल। लेवल होता है, और तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। ठीक है, तो ये 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के। इन तीनों लेवल्स पे हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं। मेमोरी लेवल में हम अलग मेथड यूज करते हैं। मेमोरी लेवल का मतलब क्या हुआ कि मेरे सामने ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो उनको हमको क्या करना है, सिर्फ चीजें रटवा देना है ना। जैसे हिफ्स के बच्चे होते हैं, तो हिफ्स के अंदर बच्चों को क्या किया जाता है, कुरान रटवा दिया जाता है। अगर आप उसको
तफसीर की बारीकी समझाने लगिएगा तो उसको समझ में आएगा 7 साल के 6 साल के बच्चे को? बताएं, नहीं समझ में आएगा उसको, है ना। उसकी वो एज नहीं हुई है अभी कि वो इन चीजों को डीपली समझ सके। तो आप वहां पे क्या करते हैं, सिर्फ रटवा देते हैं, याद कर लो, बात समझोगे बाद में, है ना। तो वो होता है मेमोरी लेवल। तो वहां पे भी क्या क्या मेथड आप यूज करते हैं। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। इसमें क्या होता है कि आप बच्चों को चीजों को समझाते हैं, पढ़ता भी है, याद भी करता है और समझता भी है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है ना। जैसे कॉलेज के बच्चे होते हैं, तो कॉलेज के बच्चों को मतलब बीए तक के बच्चे, वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, बताएं कोई जी। व्हाट इज रिफ्लेक्टिव लेवल? ठीक है, देखें रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको जी? जी आ रहा है। जी सर। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्टिव जी लेवल जो है वो हायर एजुकेशन का लेवल है। इसमें क्या होता है कि आपने जिन चीजों को याद किया, जिन चीजों को आपने समझ लिया, है ना, अब उन चीजों के ऊपर अमल करना शुरू कीजिए आप। मतलब आप अपने इल्म के जरिया कुछ नया डेवलप कीजिए, कुछ रिसर्च कीजिए। जैसे पीएचडी का स्टूडेंट होता है ना, स्टूडेंट उसको नहीं कहना चाहिए, रिसर्च स्कॉलर होता है। इसी तरह जो मास्टर का स्टूडेंट होता है वो जब थेसिस लिखता है, मास्टर में भी, है ना, एमए में भी बहुत सारी जगहों पे थेसिस लिखवाया जाता है ना, बहुत सारी जगहों पे। तो वो भी क्या करता है, अपनी तरफ से कुछ आइडिया पेश करता है। उसकी अपनी कोई फिक्र होती है, उस फिक्र को वो क्या करता है, बताएं, पेश करता है ना, अपना आइडिया बताता है, अपनी सोच को बताता है। तो ये जो लेवल होता है इसको रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि आपने याद कर लिया, समझ लिया, इतना काफी नहीं है आपके लिए, बल्कि आपको अपने आप को भी जाहिर करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आपने जो समझा है उससे आपने क्या नई चीज निकाली। अगर आप नई चीज नहीं निकाल पा रहे हैं उससे कोई, तो फिर आप रिफ्लेक्टिव लेवल में नहीं पहुंचे हैं, है ना। तो जो रिसर्च स्कॉलर होता है, पीएचडी कर रहा होता है, वो रिफ्लेक्टिव लेवल में होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव लेवल का जो मेथड होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में टीचर जो है ये टीचर सेंटर्ड नहीं होता है ना। यहाँ पे टीचर का कोई काम नहीं है। टीचर क्या होता है यहाँ पर, सिर्फ गाइड होता है। क्या होता है ये, बताएं, एज ए गाइड होता है। ये क्या करता है, अगर रिफ्लेक्टिव लेवल में आपके आइडिया में कोई कमी है, कोई गलती है, तो टीचर यहाँ पे आपको सिर्फ बता देगा, है ना, गाइड कर देगा कि तुम इसको इस तरह कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता, बस इतना कर सकता है। ठीक है। मेमोरी लेवल में जो टीचर होता है, सब कुछ टीचर के हैंड में ही होता है। वो जैसे चाहेगा, जो चाहेगा वो करेगा स्टूडेंट के साथ, है कि नहीं, बताएं जी। जी हाँ, तो ये बिल्कुल टीचर डेमोक्रेटिक सेंटर्ड, होता है। हाँ ये बिल्कुल टीचर सेंटर्ड होता है। सब कुछ टीचर ही है, स्टूडेंट यहाँ पे कुछ नहीं है। टीचर की बात को मानना है स्टूडेंट को, हर बात को। तो ये होता है मेमोरी लेवल में। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है ये थोड़ा सा मिक्स्ड होता है। कुछ चीजें इसमें लर्नर सेंटर्ड होती हैं, यानी स्टूडेंट के एतबार से कुछ चीजें की जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टीचर की। तो टीचर का जो रोल है अंडरस्टैंडिंग लेवल में, वो क्या है कि टीचर चीजों को एक्सप्लेन करता है, समझा देता है ना। वो स्टूडेंट पे दबाव नहीं बना सकता है, ठीक है, वो सिर्फ समझा सकता है। जैसे आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आप लोग के यहाँ क्या होता है, टीचर आता है, आपको चीजों को समझा के चला जाए। मैं ही जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ आपको समझा देता हूँ चीजों को, है ना। बाकी जो चीजें हैं वो आप खुद करेंगे। मेमोरी लेवल में क्या होता है कि टीचर जैसे बोलेगा याद करने, वैसे याद करना पड़ेगा। वो कहेगा एक लाइन को 10 बार पढ़ो तो 10 बार पढ़ना है, वो कहेगा 5 बार पढ़ो तो 5 बार पढ़ना है। तो इस तरह से हर लेवल में अलग अलग रोल होता है टीचर का, है ना। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं, मुख्तसर में भी अगर देख लीजिएगा तो काफी है। ठीक है, ब्लूम टेक्सोनॉमी को जरूर देखिएगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, कोई बता सकते हैं, व्हाट इज ब्लूम टेक्सोनॉमी जी? এটা इसको 5 भाग में भाग गया सर। जी। संश्लेषण करना, विश्लेषण करना, हम्म। ठीक है, ठीक बता रहे हैं आप, बताएं। और उसका भावार्थ बुझना सर। तो मैंने तो बांग्ला में पढ़ा सर, हिंदी में। नहीं, आप सही बता रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं आपकी बात को, आप सही कह रहे हैं। हाँ, भावार्थ को समझना मतलब उसके
उसके अंदर जो बात कही गई है उसको समझना। हम्म। ठीक है। नॉलेज देखिए इसमें सबसे पहला लेवल मेमोरी लेवल होता है ना, और ब्लूम टेक्सोनॉमी को हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नीचे से। ठीक है, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये होता है। अब इसमें सबसे नीचे में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चीजों को याद करते हैं ना, रिमेम्बरिंग। इसको क्या कहते हैं, वो रिमेम्बर माने क्या होता है बताएं। याद करना। याद करना। याद कर। ठीक है, तो सबसे पहले हम चीजों को याद करते हैं। याद करने के बाद हम क्या करते हैं, चीजों को दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, चीजों को समझते हैं, अंडरस्टैंड। समझते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग करते हैं। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, बस समझ लीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, समझने के बाद उसको अप्लाई करते हैं। एनालाइज। अप्लाई करते हैं ना, अप्लाई। अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग। ठीक है, चौथे नंबर पे हम क्या करते हैं, एनालाइसिंग, एनालिसिस, हाँ उसको फिर हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज का क्या मतलब होता है, व्याख्या करना। वो तो हो गया, तोड़ मतलब तोड़ समझाने के लिए के अगर मैं देखना कहूँ। सर। जी। छोटा छोटा तोड़ टुकड़ा तोड़ करना। के देखना, तोड़ तोड़ के देखना। देखिए जब हमने किसी चीज को अप्लाई करे, अप्लाई करने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि हमने जो समझा उस काम को हमने कर दिया। ठीक है, अब जब हमने कर दिया उस काम को, तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि जो काम हमने किया है वो कितना सही किया है। सही। इवैल्यूएशन, ठीक है, मतलब जो हमने काम किया है उसको हम क्या कहते हैं, उसको रीजन से पास जोड़ करके करके देखेंगे। देखते हैं, है ना। तो ये होता है एनालाइजिंग। एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर एवेल्युएशन करते हैं। एवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन, कैंसिल करते हैं। अपने काम को टेस्ट करते हैं। एनालाइज किया, उसके बाद इवेल्युएट किया। ठीक है, और इवेल्युएशन करने के बाद अगर मेरा काम सही रहा, ठीक है, हम क्रिएटिंग, फिर हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में क्रिएटिंग करते हैं ना, यानी उस चीज को फिर हम बना देते हैं। ठीक है, कुछ नया हम बना देते हैं। तो इसी को कहते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी। कोई भी आदमी जब रिसर्च करता है तो वो इन सारे दौर से गुजरता है। पहले चीजों को याद करता है, फिर अंडरस्टैंड करता है, फिर अप्लाई करता है, फिर एनालाइज करता है, फिर एवेल्युएट करता है, और फिर एक नई रिसर्च लोगों के सामने रख देता है। ठीक है, जिसको हम क्रिएटिंग कहते हैं। इसी को कहते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी। ये किसने सिद्धांत दिया था, ब्लूम्स ने, है ना। बेंजामिन ब्लूम। हाँ, बेंजामिन ब्लूम्स ने। तो इसी वजह से इसको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, यही है ब्लूम टेक्सोनॉमी, और कुछ नहीं। ठीक है ना। चले, तो इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं, वो देख लीजिएगा, काफी है आपके लिए। ठीक है, और ज्यादा चीजों में जाने की जरूरत, अब जैसे यहाँ पे देखें, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, इन्वायरमेंटल साइंस है, जनरल नॉलेज है, कोई फायदा नहीं इसमें जा करके। ठीक है, आप अपने पार्ट को मजबूत कर लीजिए, उतना काफी है आपके लिए। अब बच्चे क्या होता है, ये 50 के लिए परेशान, 50 के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आप 100 में अगर 75 ले आते हैं तो आपको 50 में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर इस सिलेबस को आप ठीक से कवर कर लें तो आपको वहां पहुंचना ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं। और इसमें देखें 15 यूनिट जो बना हुआ है ना, तो आप ये मान के चलिए कि 15 छके 75, मतलब हर यूनिट से आपको कितने क्वेश्चन आएंगे बताएं। अगर 15 यूनिट है और 100 क्वेश्चन है, तो हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। 6 7। 6 7 6 या 7 मतलब। है ना, 6 7 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलें अगर 6 7 क्वेश्चन आते हैं हर यूनिट से, ठीक है, तो कुछ यूनिट में कम आएंगे क्वेश्चन, जैसे ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है ना, तो हो सकता है आए इसमें थे वो क्या, हाँ इसमें क्या करें, वो 6 देंगे, क्योंकि 3 अरबी देंगे, 3 इंग्लिश देंगे, वो अच्छा खासा क्वेश्चन। हटाए थे हाँ, ट्रांसलेशन। इसमें। ठीक है, तो उसके बाद हिस्ट्री के पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन भी आने हैं और यूनिट भी कवर करना है उनको। समझ रहे हैं, तो आप अपने अरबी पे ज्यादा फोकस कीजिए, और इस वाले यूनिट पे आप सिर्फ टीचिंग को थोड़ा बहुत इधर उधर से देख लीजिए, काफी है आपके लिए। ज्यादा टाइम मत दीजिए इस पे, क्योंकि ये इतना है कि आप कितना टाइम दीजिए तो भी कम है। जैसे जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में क्या पूछ लेगा, आपको कुछ नहीं पता है,
ठीक है, हमें भी कुछ नहीं पता है कि कितना भी पढ़ ले आदमी वो कम है, लेकिन वो होगा कितने नंबर का, 5 नंबर का। तो उसमें हम क्यों उतना टाइम अपना दें? हमको तो अपना नंबर काउंट करना है ना, हमको क्वालिफाई करना है बस। समझ रहे हैं ना? तो तैयारी कीजिए एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से, आपको टॉप करने की जरूरत नहीं है, बस क्वालिफाई करना है। फिर आपको बीपीएससी देना है अगस्त में, है ना, अगस्त में होने वाला है TRE 4 आपका, तो उसमें आपको देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए, ज्यादा फोकस कीजिए अरबी पे, और इसके चक्कर में ज्यादा परेशान मत होइए। ये 2-3 चीजें जो हैं टीचिंग में मैंने बताई हैं, इसको देख लीजिए, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ ही जाएगा। ठीक है, बाकी हम फिर बात करेंगे एग्जाम से एक रात पहले। ठीक है, उसमें हम बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम दिया कैसे जाता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ना दिया हो कभी, है ना, कुछ लोगों ने दिया भी होगा, तो जिन लोगों ने नहीं दिया है उनके लिए हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सर समझ रहे हैं आप लोग, बताएं। जी सर, इंशाल्लाह हो जाएगा सर। हाँ, तो बहुत ज्यादा सर परेशान नहीं होना है, 2 घंटा 2.5 घंटा निकालिए, तैयारी कीजिए, काफी है आपके लिए। हेलो जी सर जी बताएं। यूनिट 14 में जो क्लास